साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पैनक्रियाज के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें एनाटॉमी उसकी क्या होती है और क्या उसके फंक्शंस होते हैं, क्या उसका रोल होता है, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करी थी। आज हम बात करने वाले हैं पैनक्रियाटाइटिस पर। दोस्तों, पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है? पैनक्रियाटाइटिस आप नाम से ही जान रहे होंगे कि जिसमें आइटिस लग जाता है, उसका मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन, यानी कि पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन, उसे हम पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। पैनक्रियाटाइटिस को दो कैटेगरियों में हमने डिवाइड कर रखा है, जैसे एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट और क्रोनिक दोनों शब्द से भी आप समझ रहे होंगे कि एक्यूट मतलब जो इन्फेक्शन है या उसका सीवियरिटी है वो तुरंत होती है। क्रोनिक यानी कि बहुत लंबे समय से वो चल रही है। सबसे हम समझ सकते हैं जैसे एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है तो रिवर्सेबल है, यानी कि उसका क्योरिटी के ज़्यादा चांसेस है। तो क्रोनिक है, लंबे समय से वो डिजीज़ हो रखी है, क्या पता पूरी तरह पैनक्रियाज नष्ट भी हो सकता है या पूरी हद से ज़्यादा पैनक्रियाज डिस्ट्रैक्शन हो चुका है, वो रिकवर करना बड़ा इम्पॉसिबल है। तो सबसे जो ये पैनक्रियाटाइटिस है, इसमें हमें दो बातों का बड़ा याद रखना है कि एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न किस प्रकार अभी तक पूछे गए हैं और किस प्रकार आने की संभावना बन जाती है। क्योंकि हर डिजीज़, हम एक बड़ी डिजीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी बार एग्जामिनर कुछ जो छोटी जो डिजीज़ होती हैं, बेसिक्स कुछ डिजीज़ होती हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं कि पैनक्रियाटाइटिस के जो इसकी ईटियोलॉजी है। पैनक्रियाटाइटिस का मीन्स तो हम समझ गए, इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रिया। टाइप क्या होते हैं इसके? एक्यूट और क्रोनिक। और इसका जो ईटियोलॉजी यानी कि क्या इसके कॉज हो सकते हैं कि जिसकी वजह से पैनक्रियाटाइटिस होता है। ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैनक्रियाज। ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैनक्रियाज में लास्ट क्लास का अगर आप वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जो पैनक्रियाज है वो मिक्स ग्लैंड के रूप में काम करते हैं, एक एक्सोजेनोसिस और एक एंडोजेनोसिस रूप में। तो एक्सोजेनोसिस के रूप में काम करती है, तो उसमें पैनक्रियाज में जैसे यहाँ पर यह इनएक्टिव फॉर्म में रहता है ट्रिप्सिनोजन के रूप में। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन हार्मोन्स है, वो इनएक्टिवेट रहता है। लेकिन जब पैनक्रियाटाइटिस कंडीशंस बनती है तो उसमें जो ट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन के रूप में एक्टिवेट हो जाता है पैनक्रियाज के अंदर, जिसके कारण पैनक्रियाज को यानी कि पैनक्रियाज को वो डिस्ट्रैक्शन करने लग जाता है, पैनक्रियाज को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाता है। तो ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैनक्रियाज यानी कि खुद ही को नष्ट करने लग जाता है। तीसरा जो इसका था कि बीटी डिजीज का मतलब होता है बाइलरी ट्रैक्ट की, जो बाइलरी जो डक्ट हैं उनसे रिलेटेड बाइलरी जो पूरा ट्रैक्ट सिस्टम है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे ये मैं एक डायग्राम से आप समझ सकते हो, जैसे लीवर, ये गोल ब्लैडर, यहाँ से जो भी ये डक्ट आती हैं, जैसे बाइल डक्ट आ रही है या हेपेटिक डक्ट आ रही है, अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है तो उनकी वजह से भी इस पैनक्रियाज को भी इन्फ्लामेशन या डिस्ट्रैक्शन होने की पूरी संभावना बन जाती है। तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं। 80% मतलब यानी कि इन बायलैटरल्स जो ये डक्ट्स होती हैं, इनमें कोई भी समस्या उत्पन्न आती है तो उसकी वजह से पैनक्रियाटाइटिस होने की संभावना बन जाती है। और जो पेशेंट एक लॉन्ग ड्यूरेशन से क्रोनिक कंडीशन से अगर एल्कोहल ले रहे हैं, काफ़ी इनटेक कर रहे हैं, तो उनको 80% चांस हो जाते हैं पैनक्रियाटाइटिस के। और जो 20% है, 20% में जैसे आपको वायरल या बैक्टीरिया भी वायरल और बैक्टीरिया के कारण भी पैनक्रियाटाइटिस होती है, रिवर्सेबल यानी कि ठीक होने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। लेकिन अगर क्रोनिक कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशंस में जैसे कि जो पैनक्रियाज है उसमें बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस हो चुका है, इसके लिए या तो टिश्यू हैं बहुत डिस्ट्रैक्शन हो चुके हैं, उनके लिए या तो सर्जरी की आवश्यकता तक पड़ जाती है। तो ये काफ़ी थोड़ा सीवियर हो जाता है, जिसमें रिवर्सेबल के चांसेस से सर्जरी ही एक लास्ट इसका ऑप्शन बन जाता है, और उससे रिवर्सेबल के चांसेस एक्यूट से बहुत कम हो जाते हैं। तो तीसरा जो हमारा जो चौथा पांचवा जो 5 पॉइंट है, वो हमारा एक एग्जाम की दृष्टि से हम देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में इस प्रकार से आ जाता है कि एक पेशेंट पैनक्रियाटाइटिस से है तो उसकी आप डाइट प्लान में क्या चेंज करोगे। आप उसको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे, हाई फैट्स डाइट देंगे, या प्रोटीन्स उसको हाई देंगे, या उसको विटामिन या मिनरल्स की डाइट्स हम उसको अच्छी देंगे। तो हमेशा याद रखना कि पैनक्रियाटाइटिस का जो पेशेंट होता है उसके लिए लिमिट करते हैं हम, क्योंकि इसका जो पैनक्रियाज से आपको
उसमें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एंडोक्राइन के रूप में काम करता है, तो वहाँ से लैंगरहैंस ऑफ द सेल्स होती है जिनसे बीटा सेल्स होगी, वहाँ से इंसुलिन का सीक्रेशंस होता है। अगर जब इसमें इन्फ्लामेशंस हो रहा है तो वो सीक्रेशंस हैं, वो भी हार्मोन है, वो उनका भी डिसबैलेंस हो जाता है, यानी कि प्रॉपर रूप से सीक्रेशन नहीं हो पाते हैं, जिससे कि क्या है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, या डायबिटीज की तरफ भी वो अग्रसर हो जाता है। तो हम उस पेशेंट को, अगर हम ग्लूकोज लेवल उसका प्रॉपर मॉनिटर करते रहना है, और उसको आवश्यकता अनुसार इंसुलिन भी हम दे सकते हैं अगर वो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा जा रहा है तो। इसमें जो मेन जो एग्जाम में पूछा गया था, हेल्थ एजुकेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक पेनक्रेटाइटिस का पेशेंट है तो उसको प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट की डाइट हम बहुत लिमिट रखेंगे, क्योंकि इन्फ्लामेशन किसमें, पेनक्रेटाइटिस में। और जैसे ही हम अगर हम ये डाइट देते हैं तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो यहाँ पर जो हार्मोन्स मैंने आपको बताया था कि कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन, ये होते हैं जो पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं। तो हमें कार्बोहाइड्रेट हम डाइट कम देंगे, जिससे कि क्या है कि वो पेनक्रियाज ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं हो। तो इस कंडीशन में अब उस पेशेंट को कैलोरी की हमें आवश्यकता होगी, तो उसके लिए विटामिन्स और मिनरल्स की हमें मात्रा उनको अच्छी रखनी है, जिससे ऐसी रखनी कि जिसमें उसकी कैलोरी की नीड पूरी हो। मिनरल्स की मात्रा हमें ज़्यादा रखनी है थोड़ी, और प्रोटीन्स, अल्कोहल बिल्कुल हमें उसका स्टॉप करना है, क्योंकि ये सब सीक्रेशन से ज़्यादा बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये था पेनक्रेटाइटिस। इसका अगर थोड़ा सा हम फिर एक ओवरव्यू देख लेते हैं तो इसका विशेष ध्यान रखना कि इसके जो सिम्टम्स हैं, क्यूलिन और टर्नर साइन, ये एग्जाम में यहाँ से पूछा गया था, ये प्रश्न है। तीसरा था हेल्थ एजुकेशन के बारे में कि उसके क्या डाइट प्लान होंगे। डाइट प्लान में आप याद रखोगे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट को हमें बिल्कुल लिमिट में देना है, और ग्लूकोज उसकी हम प्रॉपर मॉनिटर करते रहेंगे, और कैलोरी के रूप में विटामिन और मिनरल्स की हम डाइट प्रॉपर रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आज ये पेनक्राइटिस के बारे में और पेनक्रियाज के बारे में हमने दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया। दोनों वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो। अगली जो क्लास होगी वो या तो हम एजुकेशन से रिलेटेड लेंगे, जो रिसर्च स्टेट्स है वहाँ से भी, क्योंकि ESIC का जो सिलेबस है उसमें 100 क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही आएंगे। उसमें जैसे कि मैथ रीजनिंग वाला पोर्शंस नहीं है, तो खासकर ये पहली बार UPSC कंडक्ट करा रहा है, तो आपको थोड़ी खास मेहनत करनी है। धन्यवाद। जय हिंद।